तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो रूट डीमन के चुंगल में फंसने से पहले ही वहाँ से भाग निकला, मगर तब तक किन्मो के दुश्मनों ने वहाँ आकर रूट डीमन को आजाद कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि रूट डीमन उन्हें किन्मो को खत्म करने में मदद करेगी। हालांकि उस डीमन ने तो आजाद होते साथ ही इन लोगों पर ही अटैक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ किन्मो एक लंबे अरसे के बाद अपनी सानला विलेज में वापस आ चुका था। उसने देखा कि उसके सभी ग्रैंडपास डार्कनेस में जा चुके हैं, क्योंकि हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क को केयरफ्री सिटी की तलाश करनी थी। फिलहाल तो बस यहाँ पर एक एल्डर मौजूद थे, जो कि है एल्डर डेफ। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्मो को देख पाते हैं, जो कि इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि उसके सारे ग्रैंडपास पैट्रियार्क के साथ डार्कनेस में जा चुके। वेल किन्मो को उनकी काफी ज्यादा फिक्र थी और उतने में ड्रैगन किलिन वहाँ पर पहुँच जाता है। जब उसे पता चला कि हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क भी डार्कनेस में गए हैं, तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि वो दुनिया घूमने गए हैं, लेकिन वो तो गए हैं केयरफ्री सिटी की तलाश में। खैर ये डार्कनेस चाहे कितना ही भयानक क्यों ना हो, वो मेरे मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे वो किन्मो की जो बचपन के टॉयज थे उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। और उसी वक्त ग्रैंडपा डेफ वहाँ पर पहुँच गए। वो किन्मो से कह रहे थे कि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल सकता है। किन्मो तो उन्हें देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मैं आते साथ ही आपके घर गया था, मगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे। चलो ये तो अच्छा हुआ कि आप वापिस आ गए। जिसके बाद किन्मो ने फटाफट से अपने ग्रैंडपा डेफ के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। किन्मो बड़ी ही तेजी के साथ सब्जियों को कट कर लेता है और वहीं पर ड्रैगन किलिन ने फटाफट से चूल्हे में आग जला ली। और अब किन्मो ने खाना पकाना शुरू कर दिया। आज वो एल्डर डेफ के लिए एक फ्राइड राइस बनाना चाहता है। वेल किन्मो तो इस हुनर के साथ खाना बना रहा था कि मानो वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ हो। पहला तो उसने अंडों के साथ सब्जियों को फ्राई किया और फिर उसमें राइस मिला दिया। तब तक हुलिंग ने फटाफट से आकर उस राइस में डार्क सोया सॉस मिला दिया, ताकि इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाए। और फाइनली किन्मो उस पर अजीनोमोटो छिड़कते हुए अपनी फ्राइड राइस की डिश को कंप्लीट कर चुका। जिसके बाद किन्मो ने इन सभी को खाना सर्व किया। एल्डर डेफ को तो किन्मो की कुकिंग पर ही शक हो रहा था। उन्हें लगा ही नहीं था कि ये बच्चा खाना पका सकता है। और फिर एक बाइट खाते साथ ही उनका नजरिया बदल गया। वो कह रहे थे, वाह किन्मो तू तो बड़ा ही अच्छा खाना बना लेता। ऐसा लग रहा है कि मैं यांगकांग की किसी टॉप 5 स्टार होटल में खाना खा रहा हूँ। इतना डिलीशियस राइस तो आज तक मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। जिसके बाद वो फटाफट से उस फ्राइड राइस पर टूट पड़े। और अब किन्मो ने बताने लगा कि जब मैं विलेज में आया था तब तो आपका यहाँ पर मुझे कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ गए थे। तो ग्रैंडपा डेफ उसे बताने लगे कि दरअसल मैं यांगकांग काउंटी जाना चाहता था, ताकि मैं एल्डर म्यूट को ढूंढ सकूं। वो कई दिनों से विलेज में वापस नहीं आया, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। मगर इसी सफर के दौरान मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पेंटिंग सेल करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूं। लेकिन मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरा तो बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा कि आजकल के लोग आर्ट को जरा भी अप्रिशिएट नहीं करते। मेरे पास कई सारी पेंटिंग्स थी, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं खरीदा। और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आर्टिस्ट होने का तो कोई फायदा ही नहीं। यहाँ पर कोई भी मेरे आर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। देखो आर्ट का मजा तो तभी आता है जब उसके कदरदान हो। खैर उस वक्त तो मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं बची थी जिसका यूज करके मैं खाना खा सकूं। और उसी वक्त तुम्हारी वो बुढ़ी ग्रैनी सी वहाँ पर पहुँच गई। उसने तरस खा के मुझ पर थोड़े बहुत कॉइन्स फेंक के मारे, लेकिन पैसे देने के बाद वो बुढ़ी मेरा काफी देर तक मजाक उड़ा रही थी। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि उसने मुझ पर हंसने के ही पैसे दिए हैं। खैर गलती से भी ये बात तुम अपने ग्रैंडपा मास को मत बताना। वो कमीना हर बार मुझे चिढ़ाता रहता और इस इंसिडेंट को सुनने के बाद तो जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाएगा। वैसे भी वो हर बार मुझे ताना मारता कि उसकी मेडिसिन मेरी पेंटिंग से ज्यादा पैसे कमाती। अब वैसे भी मैं उस बुढ़ी सी के सामने जलील तो हो चुका हूँ, लेकिन मुझे उस दवाइयों वाले बंदे के सामने मजाक नहीं बनना। जिस पर किन्मो कह रहा था, ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है कि लोग आर्ट की कदर नहीं करते। दरअसल फिलहाल दुनिया में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची है। सभी लोग सर्वाइवल की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे, तो ऐसे मुश्किल वक्त में वो खाना खरीदने पर ध्यान देंगे, ना कि आपकी पेंटिंग। लेकिन मेरे पास इसका भी एक सुझाव है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम पैसों की जरूरत पड़ी तो आप सीधे यांगकांग की इंपीरियल एडवाइजर के पास चले जाना। वो तो पेंटिंग के काफी ज्यादा शौकीन है। खासकर आपने बनाई हुई पेंटिंग
पेंटिंग तो उनकी वन ऑफ द फेवरेट थी। सो अगर आप उन्हें एक भी पेंटिंग सेल करो तो आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। इस तरह से ग्रैनी सी भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगी और ग्रैंडपा मास भी आपको ताने नहीं मारेंगे। जो सुनते साथ एल्डर डेफ कहने लगे कि ना बच्चे, ये तो होने से रहा। दरअसल इंपीरियल एडवाइजर का और मेरा भी 36 का आंकड़ा है। लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त मैंने उसके 10,000 सिपाहियों को एक ही झटके में हेल में पहुंचा दिया था। अगर इस पास्ट की बात की जाए और ऐसे में मैं उसके घर पेंटिंग बेचने चला जाऊं तो वो मुझे पैसे नहीं देगा बल्कि ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर देगा। अरे सच बताओ तो मैं यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर के सामने फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बंदा मुझसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वेल उनकी बातें सुनकर ही किन्मो की हंसी छूट गई। एल्डर डेफ उससे कहते हैं कि तुम यूँ समझो कि बाहर की दुनिया में हमारे हजारों दुश्मन हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसे तुम्हारे ग्रैंडपास और ग्रैनी ने उंगली ना की हो। तो किन्मो उनसे कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, फिर तो मैं आपका एजेंट बनने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपके जितने लोगों को उंगली नहीं की, इसलिए हो सकता है कि मैं आपकी सारी पेंटिंग को सेल कर पाऊँ। और ये काम हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा क्योंकि समय के साथ साथ मेरे भी दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपके पास फिलहाल कोई पेंटिंग मौजूद है? जिस पर एल्डर डेफ गुस्से में बताने लगे कि मैंने तो सारी पेंटिंग्स को जला दिया। जो सुनकर किन्मो को भी बुरा लगा कि उसके ग्रैंडपा को अपनी पेंटिंग्स को जलाना पड़ गया। दोस्तों मैं भी प्लान बना रही कि ग्रैंडपा डेफ से एक पेंटिंग बना ही लूं। उस पेंटिंग में ऐसी एबिलिटी होगी कि उसे देखते साथ ही आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करोगे। लेकिन जब तक वो पेंटिंग रेडी नहीं होती तब तक मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो। खैर यहाँ पर ग्रैंडपा डेफ किन्मो से पूछ रहे थे कि बताओ इन बुड्ढों की फौज कहाँ चली गई? आज तो मुझे विलेज में एक भी नजर नहीं आया। तो किन्मो फटाफट से उनके हाथ में वो लेटर थमा देता है। उस लेटर को पढ़ते साथ ही वो कहने लगे कि अरे बाप रे कितनी बेकार हैंडराइटिंग है। खैर अब मैं भी कल उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। और तभी वहाँ से जाते वक्त उनकी नजर पड़ी ड्यूटी एंड डीमन गॉड के पपेट पर। और कंफ्यूज होते हुए किन्मो से पूछने लगे कि अब तुम ये कौन सी चीज उठा कर लाए? तो यहाँ पर डीमन गॉड बड़े ही स्टाइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देने वाला था, लेकिन तभी एल्डर डेफ कहते अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा बदसूरत है। वेल ये सुनते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड की ईगो पर तो बॉम्ब गिर गया था। इधर हुलिंग और किन्मो भी उसका मजाक उड़ाने लगे, जो सुनकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड को समझ नहीं आ रहा था कि पहला वो एल्डर डेफ का मुंह बंद करे या फिर इन दो नमूनों का। वो किन्मो से कहने लगा कि तेरा ये एल्डर तो तुझसे भी 1000 गुना ज्यादा बदतमीज है। तो किन्मो उसे बताने लगा कि डीमन गॉड एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा सुन नहीं सकते, इसलिए तो हम उन्हें ग्रैंडपा डेफ बोलते हैं। तुम चाहे उनके सामने अपनी कितनी ही तारीफें क्यों ना करो, उन्हें तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देती और वैसे भी वो तुम्हें बदसूरत ही बोलने वाले हैं। जिस पर डीमन गॉड कह रहा था कि बच्चे तू मुझे उल्लू मत बना, तेरी सारी बकवास तो उस बुड्ढे ने सुन ली थी। तो किन्मो से बताने लगा कि हाँ कभी कभार उन्हें सुनाई देता है और कभी कभी तो फुल टू सब कुछ ऊपर से चला जाता। जो सुनकर डीमन गॉड गुस्से में कहने लगा कि तुम सब के सब बेकार हो। अरे अब घर से बाहर आते साथ ही किन्मो डीमन गॉड से कहने लगा कि तुम दिन में जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन रात के टाइम तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। यहाँ का डार्कनेस इतना ज्यादा भयानक है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम काफी ज्यादा संभाल के रहो। वेल किन्मो की सारी बातें सुनने के बाद डीमन गॉड इतना तो समझ गया था कि किन्मो खुद इस डार्कनेस से काफी ज्यादा डरता है, तो गलती से भी डार्कनेस में नहीं जाएगा। और इसी वजह से डीमन गॉड ने अपना एक प्लान बनाना शुरू किया। वो कहता है कि ये तो मेरे पास किन्मो के चुंगल से आजाद होने की एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार मैं उस डार्कनेस में चला जाऊं, फिर तो ये किन्मो मुझे चाह कर भी रोक नहीं सकता। आजाद होते साथ ही मैं फटाफट से डीमन गॉड समनिंग रिचुअल को परफॉर्म करूंगा और फिर मेरा ट्रू फॉर्म इस realm में आ सकता है। वेल यहाँ पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड सारी बातें दिल में कर रहा था, लेकिन किन्मो को ऑलरेडी अंदाजा आ चुका है कि ये डीमन अब क्या करेगा। अरे अब थोड़ी देर में रात हो गई। डार्कनेस वापिस आकर पूरे डाचू पर रूल करने लगा, लेकिन जैसे ही डार्कनेस आया यहाँ की गॉड के स्टैचूज भी अवेकन हो गए। खैर इधर किन्मो तो काफी गहरी नींद में सोया हुआ था, जो देख डीमन गॉड दिल ही दिल में कहने लगा कि अरे वाह यही मेरे पास भागने का मौका है। इसलिए वो एकदम केयरफुली दबे पाँव वहाँ से बाहर आ गया और अब वो सानला विलेज की गॉड के स्टैचू के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर डीमन गॉड अंधकार को देखते हुए कहने लगा कि ये डार्कनेस मेरी दुनिया के डार्कनेस से काफी ज्यादा अलग है। और अब उस डार्कनेस को चेक करने के लिए अपनी फिंगर उसमें पियर्स करता है और उस अंधेरे ने बस एक ही सेकंड के अंदर उसकी फिंगर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देख डीमन गॉड समझ गया था कि वो डायरेक्टली तो इस डार्कनेस में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी डिमोनिक लैंग्वेज में कुछ मंत्रास को इंचांट करना शुरू कर दिया। वो ये सारे मंत्रास काफी धीरे से दोहरा रहा था ताकि किन्मो को इसकी कानों कान खबर न लगे। और उन मंत्रास की वजह से डार्कनेस में एक स्केलेटन अपीयर होना
होना शुरू हो गया। हालांकि ग्रैंडपा डेफ ने एकदम सही टाइम पर आकर उस पर एक स्पेल कास्ट कर दिया, जिसके चलते ड्यूटियन डीमन गॉड अपनी उसी जगह पर फ्रीज हो गया। वेल यहाँ पर ग्रैंडपा डेफ उससे गुस्से में पूछ रहे थे कि बताओ तुम क्या कर रहे हो और तुम डीमन लैंग्वेज में कौन सी बकवास कर रहे थे। फिलहाल तो मैंने बस तुम्हें बिजली का झटका दिया, लेकिन अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। वेल यहाँ पर ड्यूटियन डीमन गॉड दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बुढ़े के कान तो काफी ज्यादा तेज हैं। मैंने तो इतनी धीरे से बात की थी कि मैं खुद भी अपनी बातों को सुन नहीं सकता था, तो फिर इसे मेरी मंत्रा सुनाई कैसे दी। और हाँ एक बात और, ये बुढ़ा तो बहरा था ना। खैर ग्रैंडपा डेफ ने वहाँ आकर ड्यूटियन डीमन गॉड के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया था। और अब एक नई सुबह होते साथ ही किन्मो की मुर्गी ने बांग देकर उसे जगा दिया। ड्रैगन किलिन तो सवेरा होते साथ ही अपने नाश्ते पर टूट पड़ा और उतने में वहाँ पर ग्रैंडपा डेफ पहुँच जाते हैं। वो किन्मो को बताने लगे कि मैं हमारे विलेज चीफ की तलाश में निकल रहा हूँ, तो हमारे वापिस आने तक तुम अपने इस बड़े से कुत्ते के साथ मिलकर विलेज पर ध्यान रखना। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन ऑफेंड होते हुए कहने लगा कि मैं कुत्ता थोड़ी हूँ, दरअसल मैं हूँ डिवाइन बीस्ट, जो कि आधा ड्रैगन है और आधा किलिन है। लेकिन ग्रैंडपा डेफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए तो ड्रैगन किलिन एक कुत्ता ही था। और अब उन्होंने एक पेंटिंग को ओपन करते साथ ही उसमें से एक ड्रैगन बाहर आ गया। उसे देखते साथ ही ड्रैगन किलिन तो फुल टू इम्प्रेस हो गया था। वो एल्डर डेफ से कहने लगा कि अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, मेरे फर्स्ट मास्टर किन्मो नहीं बल्कि पैट्रियार्क थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। मगर ग्रैंडपा डेफ तो दोबारा से बहरा होने की नौटंकी करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। तो ड्रैगन किलिन किन्मो से पूछने लगा कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा डेफ ने मेरी बातें सुनी भी है। जिस पर किन्मो कहने लगा कि हो सकता है उन्होंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली होगी, मगर जानबूझकर नजरअंदाज किया। और अब किन्मो ने फैसला लिया कि जब तक उसके ग्रैंडपास वापिस नहीं आते तब तक वो कल्टीवेशन पर फोकस करेगा। आज वो एक नई टेक्निक को मास्टर करने वाला था। वहीं पर हूलिंग डीमन गॉड को काफी ज्यादा डांटने लगी। उससे कहती कि हमने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि अंधेरे में भटकने मत जाओ। साथ ही किन्मो वहाँ आकर उसे चिढ़ाते हुए उन्हीं डिमोनिक मंत्रास को दोहराने लगा जिनका ड्यूटियन डीमन गॉड ने यूज किया था। जो सुनकर डीमन गॉड शॉक होते हुए कहने लगा कि यानी इस कुत्ते को पहले से ही पता था कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। इधर किन्मो अपने पुराने दोस्त यानी कि बिग एप से मिलने पहुंच चुका था, मगर वहाँ पर तो जायंट एप का नामो निशान नहीं था। तो किन्मो फटाफट से उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गया। उसे लग रहा था कि जायंट एप यही कहीं पर होना चाहिए, मगर उसी वक्त किन्मो पर गोल्डन बीड से अचानक से स्नेक अटैक हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि किन्मो अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा, और देखो तो यहाँ आते साथ ही तुम बिना किसी मेहनत के ही मेरे सामने आ गए। सो गाइस, ये वही मॉन्क है जिसने रूट डीमन को आजाद किया था। ये बंदा जैसे तैसे उस रूट डीमन के चुंगल से आजाद हुआ था। तभी किन्मो से कहता है कि यहाँ पर फाइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम चुपचाप से यहाँ से वापस चले जाओ। मगर ये बंदा कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो तो अपनी सारी गलतियों का भांडा किन्मो के ही सर फोड़ने लगा। वो किन्मो से कह रहा था कि तू इतना बड़ा ईवल है कि तेरी बुराई की कोई सीमा नहीं। तूने जानबूझकर रूट डीमन को हमारे खिलाफ कर दिया और उसी के चक्कर में हमारे कितने ही सारे साथी मारे गए। तेरा ये गुनाह माफी के लायक नहीं, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। हमारी होली सेक्ट ने उस रूट डीमन को वहाँ पर सप्रेस किया था। अगर तुम लोग उसे आजाद नहीं करते तो कोई चांस ही नहीं था कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। वेल, इस बंदे का नाम था बांशी और ये सो कॉल्ड राइचस सेक्ट का सीनियर डिसाइपल है। और किन्मो से कहने लगा कि तूने उस रूट डीमन को बताया होगा कि अपने खूबसूरत से फॉर्म में आकर हम सभी को बेवकूफ बनाए। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो हम कभी भी उस रूट डीमन को आजाद नहीं करते। हमें तो उस पर तरस आया था। जो सुनते साथ ही किन्मो उस पर हंसते हुए कहने लगा कि डीमंस की फितरत तो तेरे रग रग में समा चुकी है, तुझे तो एक मॉन्क होने पर शर्म आनी चाहिए। जिस पर बांशी गुस्से में कहने लगा कि डीमन, आज मैं जरूर से तेरा अंत करूंगा। तो किन्मो से कह रहा था कि आज तुम खुद को लकी समझना, क्योंकि मैं बस वार्म अप करने वाला हूँ। मैंने हाल ही में एक नई टेक्निक फायर रेडियंस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर किया था, तो क्यों ना तुझ पर ही उसकी प्रैक्टिस की जाए। अगर वो ज्यादा पावरफुल नहीं रही तो जिंदा बचेगा, या फिर समझ जा कि तेरा खेल खत्म। जो सुनते साथ ही बांशी भी गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किन्मो को बताने लगा कि मैं वो बंदा नहीं जो टाइम पास के लिए किसी का कत्ल कर दूं। मैंने कई सालों तक प्रैक्टिस करके अपने अंदर की ईवल को मिटा दिया है और अब मेरा फर्ज बनता कि तेरे जैसे डीमन का सफाया करूं। वेल, यहाँ पर बांशी की मेडिटेशन बीड काफी तेजी के साथ उसके आसपास रिवॉल्व होने लगी। तो किन्मो भी अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहने लगा कि चल आजा, तुझ में जितनी पावर है उस सबका इस्तेमाल कर।
पर। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने अपनी फायर रेडियंस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। बांशी भी उसकी डिवाइन एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो किन्मो पर अटैक करते हुए उससे पूछने लगा कि बता तेरे पास इतनी खतरनाक गोल्डन एनर्जी कहाँ से आ गई। और अब वो किन्मो का नया लुक देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। दरअसल यहाँ पर किन्मो ने अपने फायर रेडियंस के मेटल गॉड फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। वल यहाँ पर वो बंदा अपनी हेलबर्ड का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्मो की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो बंदा उसे बिल्कुल कैच नहीं कर पाता। इसी दरमियान किन्मो ने भी उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो बंदा अपने हेलबर्ड की मदद से उसे उठाकर सीधा एक चट्टान पर पटक चुका। मगर किन्मो पर तो इस हमले का कोई असर नहीं होता। वो दोबारा से जोश में आकर उसका मुकाबला करने लगा। साथ ही साथ वो बांशी से कहता है कि तुम फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ा रहे हो। ऐसी हरकतें हमारे जैसे लोगों को शोभा देती, लेकिन तुम तो एक मॉन्क हो। तूने तो अपने माइंड को स्टेबल रखना चाहिए था, लेकिन तू तो एक नंबर का लालची है। जो सुनते साथ ही वो बंदा हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। इसे सुमेरु सील स्ट्राइक कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही एक जायंट गोल्डन पाम किन्मो को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा, तो किन्मो भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे रेजिस्ट कर रहा था। हालांकि वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। साथ ही साथ हम वहाँ से कई सारे हाथों को बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जो कि अलग अलग मुद्राओं में थे। और अब बांशी उन्हीं में से एक हाथ पर सवार होते हुए किन्मो से कहने लगा कि मैं दुआ करूंगा अगले जन्म में तुम एक अच्छा इंसान बनकर आओ। अगर तुम दोबारा से डीमन बनकर ही रीइंकार्नेट हुए तो फिर से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मगर उतने में बांशी पर एक खतरनाक डिवाइन स्ट्राइक रिलीज हुई, जिसके चलते वो बंदा पैनिक होते हुए पीछे हट जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर हम एक वाटर ड्रैगन को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं और उसी में से किन्मो अपने नए लुक के साथ बाहर आ गया था। वेल ये है उसका वाटर गॉड फॉर्म। दरअसल किन्मो के पास 5 ल्यूमिनरीज के फॉर्म्स थे, तो वो इस टेक्निक की मदद से उन्हें 1 बाय 1 अवेकन करने लगा और इसे ही 5 ल्यूमिनरीज यानी कि फायर रेडियंस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। वेल यहाँ पर किन्मो ने इस बंदे पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था, जिसके चलते वो अपने बुद्धिज्म की स्पेल का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को बाइंड करने की कोशिश करने लगा। हालांकि किन्मो ने एक बार फिर से अपना फॉर्म बदल लिया। वो अपने स्टार फायर का इस्तेमाल करते हुए बांशी पर जोरदार आग बरसाने लगता है। ये आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बांशी का वेपन भी उसमें पिघलने लगा। इनफैक्ट बांशी भी इसमें चीनी जैसा मेल्ट होने वाला था, लेकिन उसने वज्रा इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और उसके ऐसा करते साथ ही बांशी का फॉर्म अचानक से जायंट फॉर्म में बदल गया। वो किन्मो से कह रहा था कि तू एक नंबर का इवल डीमन है, तूने मुझे काफी ज्यादा तंग किया। और अब वो अपनी जायंट हैंड से किन्मो को जकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन किन्मो ने एक बार फिर से उसे चकमा दिया था। और इसी दरमियान किन्मो ने अपने एक और फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वेल ये है वुडन गॉड का फॉर्म, जिसमें वुड एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल किया जा सकता। सो यहाँ पर किन्मो ने वुडन वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए बांशी के हाथ पाव को जकड़ना शुरू कर दिया। बांशी तो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, उसे कुछ भी करके इन वाइन्स की चुंगल से आजाद होना है। मगर किन्मो ने तो उसे काफी अच्छे से रैप अप किया था, जिसके बाद वो बांशी को उठाकर चट्टानों पर पटक देता है। और अब एक बार फिर से हमें किन्मो के ल्यूमिनरीज का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसने अपने एक और स्टार फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। वो अपनी जायंट सोर्ड को समन करते हुए बांशी से कहने लगा, मैं अभी इसी वक्त तुझ पर पूर्ण विराम लगाने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने बड़े ही शानदार अंदाज में बांशी की गर्दन को काट दिया था। और फिर उसका काम तमाम होते साथ ही किन्मो की सोर्ड स्टेप बाय स्टेप छोटी हो गई। वेल यहाँ पर किन्मो अपनी इस टेक्निक के साथ काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने लियोहे रेल्म के एक पावरफुल मास्टर को हरा दिया था। इधर विलेज में ड्रैगन किलिन फुटबॉल खेलने में बिजी था कि उतने में किन्मो वहाँ पर पहुँच गया। ड्रैगन किलिन तो उसे घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया, तो अब वो किन्मो को घर लाकर तुरंत ही उसके जख्मों को चाट लेता है, जिससे किन्मो की इंजरीज तुरंत ही हील हो चुकी थी। साथ ही साथ उसने अपने क्योटिक एनर्जी को भी स्टेबल कर लिया और अब किन्मो रिलैक्स होने ही वाला था कि तभी उसे किसी और का प्रेजेंस महसूस हुआ। इसलिए किन्मो फटाफट से अपनी शिनजाओ हेवनली आई को एक्टिवेट करते हुए उस पूरे इलाके को चेक करने लगा। उसे इतना तो समझ आ गया था कि यहाँ पर उसका कोई ना कोई दुश्मन मौजूद होगा, लेकिन किन्मो बस ये जानने के लिए बेकरार है कि आखिर वो दुश्मन होगा कौन। और उतने में किन्मो को सांशी फोर्ट का एक इंसेक्ट
नजर आता है, यानी कि सांशी सेक की बंदी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और इस बात से किन्मो थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया। वो कहता है कि वो बंदी ऑलरेडी 7 स्टार रेल्म पर पहुंच चुकी है, यानी कि पावर्स के मामले में उसने मॉन्क बांशी को भी सरपास किया होगा। सब किन्मो ने इस बंदी के साथ डील कैसे की जाए इसकी प्लानिंग बनाना शुरू की। दरअसल किन्मो को योंग रिवर के इलाके में ही वो इंसेक्ट नजर आया था, तो किन्मो ने डिसाइड किया कि योंग रिवर की मदद से वो उस बंदी को हरा देगा। खैर अब किन्मो ने फटाफट से जाकर एल्डर मास के पौधों को पानी दिया और उसके ऐसा करते साथ ही वो स्पिरिचुअल हर्ब्स काफी तेजी के साथ ग्रो होने लगे। उनके अंदर से जो भी ड्यू रिलीज हुआ उसकी ऑरा एक पॉट में समाने लगी। किन्मो को पता था कि इस पॉट में क्या होगा और यही सोचकर उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई, जिसके बाद उस पॉट को उठाकर सीधा योंग रिवर की तरफ निकल पड़ा। ड्रैगन किलिन उससे पूछ रहा था कि यंग मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, तो किन्मो ने जवाब दिया फाइट करने। जो सुनकर ड्रैगन किलिन कह रहा था अरे यार आपको तो फाइट के अलावा और कुछ आता ही नहीं। और अब किन्मो योंग रिवर पर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो योंग रिवर के मॉन्स्टर्स की मदद से उन इंसेक्ट का खात्मा करना शुरू कर देता है। मगर किन्मो तो ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया कि मॉन्स्टर भी इन इंसेक्ट को मार नहीं सकते, जबकि ये सारे मॉन्स्टर्स फायर रेडियंस रेल्म पर हैं। किन्मो कह रहा था कि उस बंदी ने तो काफी पावरफुल इंसेक्ट को रेज किया है और शायद इन्हीं के दम पर ही मेरे साथ मुकाबला करना चाहती। और उतने में किन्मो को उस बंदी की आवाज आती है। वो कह रही थी कि हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर तुमसे यहाँ मिलकर खुशी हुई। जिस पर किन्मो कह रहा था कि शायद आप सांशी फोर्ट की एल्डर सिस्टर हो, मुझे भी लगा नहीं था कि मेरी यहाँ पर आपसे मुलाकात होगी। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि आप तो हेवनली डीमन सेक्ट के सुप्रीम मास्टर हो, आपके पास तो काफी पावरफुल अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी आपने अपने दुश्मन को एल्डर सिस्टर का टाइटल दिया। जिस पर किन्मो बताने लगा कि जब मैं ग्रेट डाचू की रूइंस में होता हूँ तब मैं हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर नहीं रहता, मैं तो बस इस पुराने विलेज का ऑर्डिनरी बच्चा हूँ। और सच बताओ तो यहाँ पर मैं आपके साथ बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज यहाँ से वापस चले जाएं। जल्दी नया साल लगने वाला है तो घर जाकर अपनों के साथ उसे सेलिब्रेट कीजिए। मैं भी दुआ करूंगा कि आपका नया साल खुशी से गुजरे। जो सुनते साथ ही वो बंदी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो कह रही थी हाँ हम सभी ने नए साल पर घर जाना चाहिए ताकि हम अपनों के साथ खुशियाँ मना पाए, मगर तुम बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तुमने और उस इंपीरियल एडवाइजर ने मिलकर मेरे घर को जलाकर राख कर दिया। मेरे सांशी फोर्ट के लॉर्ड टियानसेन और हमारी लेडी दोनों भी तुम लोगों के हाथों मारे गए। डाशियांग सिटी में हम इंपीरियल एडवाइजर का मुकाबला कर रहे थे, मगर उसी वक्त तुम्हारा हेवनली डीमन सेक्ट अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर पहुँच गया। तुमने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांगकांग की आर्मी को वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते जंग के मैदान पर मेरे सांशी फोर्ट के न जाने कितने सारे भाई बहन मारे गए। हम उस जंग में फतेह हासिल करने के काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन तुमने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरी मास्टर भी मुझे बचाने की खातिर मारी गई। उस ईवल ड्यूक वेई ने उन पर जरा भी रहम नहीं दिखाया, लेकिन उस दिन मैं जैसे तैसे वहाँ से भागते हुए अपनी सांची फोर्ट पहुँच गई थी, मगर वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी फैमिली को भी स्लॉटर किया जा रहा। सांची फोर्ट के जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन सबको गद्दार का टाइटल देकर उन्हें वहीं पर एग्जीक्यूट किया गया। और इसी वजह से अब मैं कभी भी नए साल को सेलिब्रेट नहीं करूंगी। मेरे पास कोई घर नहीं जहाँ मैं वापस जा सकूं। तो बताओ सेक्ट लीडर, क्या अभी भी मुझे तुम्हें खत्म करने का अधिकार नहीं है? जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, क्या मैं उस बंदे को मार नहीं सकती? जिस पर किन्मो कह रहा था हाँ तुम्हें मुझे मारने का अधिकार है, लेकिन जिस वक्त तुम्हारी सांशी फोर्ट ने यांगकांग के खिलाफ बगावत करने का डिसीजन लिया था उसी वक्त ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी कि तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे भी पर्सनली जंग करना पसंद नहीं, लेकिन अगर जंग हो रही है तो हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसमें सहभागी होना पड़ता। जिस पर बंदी कहने लगी कि यांगकांग का इंपीरियल एडवाइजर एक ईवल है, तो जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए हमें भी स्टैंड लेना पड़ता, वरना तो इस दुनिया से सच्चाई का नामो निशान मिट जाएगा। खैर सेक्ट लीडर, अब मैं तुम्हारे साथ कोई बहसबाजी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा सकूं। और इतना कहते साथ ही उस बंदी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन इंसेक्ट को जायंट फॉर्म में बदल दिया। वहीं पर किन्मो भी अफसोस जताते हुए कहने लगा कि हम दोनों अलग अलग पाथ के मुसाफिर हैं, तो हम एक साथ सफर कभी कर ही नहीं सकते। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, मगर अफसोस मैं तुम्हारी सोच को बदल नहीं पाया। और इसी दरमियान हजारों लाखों इंसेक्ट ने ड्रैगन किलिन और किन्मो को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही जायंट इंसेक्ट भी उस पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करने लगे। तो फाइनली किन्मो ने उस पॉट को ओपन किया जो कि वो अपने घर से लाया था। वेल इस पॉट से एक बहुत ही भयानक स्कॉर्पियन बाहर आ गया, जो कि खुद को जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हुए उन कीड़ों पर टूट पड़ा। वो उन्हें बुरी तरह से चबाते हुए उन पर अपनी फायर पावर रिलीज
रिलीज करने लगता है, जिसमें वो बंदी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। साथ ही उसके सारे इंसेक्ट भी मारे जा चुके थे। उसे पता था कि अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगी। हालांकि स्कॉर्पियन ने उसे स्टैप कर दिया था, जिसके चलते फाइनली सांशी फोर्टेस की इस बंदी का काम भी तमाम हो गया। और अब अपना काम पूरा होते साथ ही वो स्कॉर्पियन दोबारा से उस स्पॉट में वापस चला जाता है। वैसे तो किन्मो इस बंदी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसने तो खुद होकर ही अपनी मौत को बुलावा भेजा। और अब किन्मो जियाओनान के बारे में सोचने लगा। वो कहता है कि जियाओनान भी इन्हीं लोगों के साथ थी, तो हो सकता है कि वो छुपकर हम पर नजर रख रही होगी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रेट डाचू रुइंस में कहीं पर खो गई। जिसके बाद किन्मो दोबारा से सानलाव विलेज में वापस आ जाता है। उसे वहाँ देखते साथ ही ड्यूटियन डीमन गॉड कहने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर, तुमने एक खूबसूरत सी लड़की का कत्ल किया है। मेरे ख्याल से उस बंदी को मारकर तुम्हारा मूड काफी ज्यादा फ्रेश हुआ होगा। और वैसे भी वो बहरा बुढ़ा भी यहाँ से जा चुका है, तो चल फटाफट से मुझे आजाद कर दे। वेल यहाँ पर किन्मो को ड्यूटियन डीमन गॉड की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आया था। दरअसल डीमन गॉड की हुक्म चलाने वाली टोन उसे पसंद नहीं आई थी, इसलिए किन्मो ने उस पर एक जोरदार पंच के साथ हमला कर दिया और फिर उसने एक जोरदार लात के साथ उसे काफी दूर उड़ा दिया। यहाँ पर डीमन गॉड चिल्लाते हुए उससे पूछ रहा था कि बच्चे, कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तू तो मुझ पर बेवजह ही हमले कर रहा, जल्दी से मेरे सामने माफी मांग। लेकिन माफी के तौर पर किन्मो ने उस पर एक और लात जड़ दी। साथ ही डीमन गॉड क्लिफ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन किन्मो उसे दोबारा से जकड़कर वापस लाता है और फिर किन्मो ने उसकी काफी धमाकेदार धुलाई कर दी, जिससे बेचारा डीमन गॉड पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। मगर किन्मो का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। उसने अपना जोरदार पंच उस पर रिलीज कर दिया। साथ ही डीमन गॉड को बिजलियों के झटके मिलने लगे, जिससे तो उसके अंजर पिंजर ढीले हो जाते हैं और फिर किन्मो दोबारा से अपना पॉट उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। इधर डीमन गॉड बिजली के झटके खाते हुए किन्मो से पूछ रहा था कि बच्चे, बता मैंने इस बार क्या किया जो तूने मेरी इतनी तगड़ी धुलाई कर दी? बता दे यार, ताकि मैं दोबारा कभी ऐसी गलती ना करूं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।